ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है वरना मैं तो जैसे अनपढ़ लड़की को देखता भी ना। इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। शहरयार अफंडी सर मोहरी से कहता अगले रोज़ लंदन चला गया। 2 साल बाद हानिया को लंदन की यूनियन देखकर वो हैरानी और फखर की मिली-जुली कैफियत में उसकी तरफ बढ़ा तो तभी सर जमशेद के लफ्ज़ों ने उसे साकित कर दिया। ओह! मिस हानिया आप यहाँ हैं? प्रोफ़ेसर शहरयार ये वही स्टूडेंट है जिसने पूरे मुल्क में टॉप किया था? हानिया एक तरफ नया शहरयार पर डाल कर सर जमशेद के साथ आगे बढ़ गई, जो उसे यूं ही दिखा रहे थे। अपनी क्लास में हानिया को एक लड़के के साथ हंसते देख वो आग बबूला हुआ। स्टैंड अप मिस हानिया, आइंदा आप मुझे भी क्लास में नजर ना आए। तो निभाया था वो हानिया को कांपने पर मजबूर कर गया, जबकि उसकी नम निगाहें शहरियार अफंडी को पहली बार बेचैन कर गई थी। तुम हार गए। उसी शोर आवाज पर उसने उसे घूर कर देखा। तुमने चीटिंग की है, मैंने बिल्कुल ठीक निशाना लगाया था। उसने आगे उठाकर कहने पर हानिया ने हाथ में पकड़ा पिछड़ा हुआ टमाटर उसे खींच मारा, जो उसकी सफेद शर्ट को राह करता नीचे गिरा। ये हुआ निशाना। कमाल की आदत है आप हानिया भी, क्या तरह तेज किया है। अनाया और रिहाना की कहकही गूंजे तो वो चेहरे पर खतरनाक तासुरात लिए उसको पीछे लगा। हानिया की बच्ची तुमने मेरी शर्ट का सत्यानाश कर दिया। खैर चलो तो अभी पूछता हूँ। हानिया हंसते हुए बाग के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो उस वक्त पहुंच गया। उसने बाजू से पकड़कर खींचा तो उसके साथ आ लगी। एक दूसरे को इतना करीब आकर वो दोनों ही साथी थे। बाग का एक गोशा दीवार की आड़ में था। रेहान और अनाया उन्हें नहीं देख सकते थे। ये सोचते हुए उसने उसकी गिरफ्त साफ कर दी। तो फिर इज्जत का यारा न रहा वो, और धीरे से उसके होठों पर छुप गया। अनु की सांस रुक गई। वो उसकी मोहब्बत से वाकिफ थी, मगर वो उसको वाकई पर भी उतर आएगा उसने ये नहीं सोचा था। उसके होठों के नए चलन से वो उससे अलग हो गया। हालांकि वो बिल्कुल दिल से जुदा होने पर आमादा नहीं था। जाओ मेरी जान, अब तुम जो फैसला करोगी वो मंजूर है। उसी कान के लिए को चुनते हुए वो पीछे हो गया। हानि की आंखों में आंसू झिलमिलाए। एक तरफ खानदान था और दूसरी तरफ इस शख्स की मोहब्बत जिसने उससे कभी कुछ नहीं मांगा था, बस दिया था जो वो दे सकता था। वो सीढ़ियाँ रुकी, बाहर भागी, लेकिन बाहर निकलते निकलते किसी से टकरा कर रुकी। जोरदार टकराव के नतीजे में सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हानिया को तो चक्कर सा आ गया। उसे सुनाते हुए उसने नजर उठाकर देखा और देखती रह गई। तुम? सामने वो खड़ा था जिसने आने की ना उसे उम्मीद थी ना अब वो दुआ करती थी। अफंदे हाउस का हर गोशा इस वक्त रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। देखता शादी ब्याह के खूबसूरत गाने बजाए जा रहे थे। यहाँ हर कोई शादी को लेकर खुश था, सिवाय इस एक के जिसकी शादी हो रही थी। वो इस वक्त अपने कमरे के वॉश बेसिन के सामने सर झुकाए खड़ा था। चेहरे से पानी की कतरे टपक रहे थे। वो जितना अपने दिल को राजी करने की कोशिश करता, उतनी शिद्दत से बेबसी का एहसास होता। वह हौसले में बदल रहा था। उसने एक झटके से सर उठाकर आईने में खुद को देखा। शर्ट उतार कर वो जाने कहाँ फेंक चुका था। उसकी कसरती जिस्म पर पुराने जख्मों के कुछ निशान अब भी बनाया थे। ये आंखें जल्दी से सोख हो रही थी। बाल बिखरे हुए थे और चेहरे से सोचा बेबसी और नफरत जाहिर हो रही थी। उसे देखकर यकीन नहीं आता था कि आज उसकी शादी होने वाली है। वो तो कोई ऐसा कैदी लग रहा था जिसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ठीक है तालिबान, अगर ये आपकी जिद है तो यही सही। मैं भी आप ही का पोता हूँ। आपको आप ही के सिखों में जवाब न दिया तो मेरा नाम भी शहरियार अफंदी नहीं। वो बताते हुए अपने आप को घूरते हुए खुद फलानी करने लगा। इस अनचाही शादी का नतीजा अफंदी हाउस को भुगतना ही था। शहरियार अफंदी सपाट मुस्कुराहट के साथ अपने नए प्लान के मुताबिक सोचने लगा। दुल्हन बनी हानिया के ख्याल में इससे ज्यादा खुश किस्मत शायद इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए फरिश्ते के बार बार शहरियार का नाम लेकर छेड़ने पर वो शर्म से लाल हो जाती। ऐसा हुआ कि शहरियार के नाम पर दिल की धड़कनें बदहवास होकर वो उधम मचाती। फिर वो चौंक कर आसपास देखने लगती कि कहीं कोई उसे दिल बेकरार की हालत जान तो नहीं गया। और आज वही मन का मालिक शहरियार उसे तन का रखवाला भी बनने वाला था। उसकी खुशी की तो कोई हद ही नहीं थी। यकीन ही नहीं होता था कि उसका महबूब हमेशा के लिए उसका होने वाला फरिश्ते। उसने खोए खोए अंदाज में अपनी हमराह सहेली को पुकारा। हाँ बोलो। वो उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। इसे मसरूफ से अंदाज में बोली, जरा चुटकी काटना, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। जिसे चाहा जाए वो इतनी आसानी से मिल जाए तो दिल यूं ही बदहवास होता है। यकीन ही नहीं आता कि मिलन इतना भी आसान हुआ करता है। फरिश्ते ने हल्के से उसके सर पर चपत लगाई। ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है पगली। वो सचमुच में तुम्हारा होने जा रहा है, और वो भी हमेशा के लिए। अपनी बात खत्म करके वो मुस्कुराकर अब उसकी तैयारी को एक आखिरी टच देने लगी।
तो फिर मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा फरिश्ते? बार-बार ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं किसी हसीन और खूबसूरत से ख्वाब में हूँ, जो आँख खुलते ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो मुझसे शादी के लिए राज़ी हो गए हैं। इसकी बेबसी से कहने पर फरिश्ते ने नरमी से उसका हाथ थामा। देखो हानि, अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन तुम सिर्फ़ इस बात पर ध्यान दो कि वो तुम्हारा होने वाला है, बल्कि हो चुका है। बस सिखाना थोड़ी देर ही तो बाकी है। इसलिए मेरी जान फज़ूल की सोचों को ज़हन से झटक दो और ये सोचो कि इस अख़ीले बंदे को कैसे बहलाओगी। संजीदगी से उसे समझाते हुए वह आखिर में थोड़े मायने का अंदाज में उसे देकर कुछ शरारत से बोली तो हानि की दूधिया चेहरे पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई। सोफे पर फ़ोन पर निगाहें जमाए बैठी अनाया ने एक नज़र इन दोनों लड़कियों को देखा। शहरियार के नाम पर हानि के चेहरे पर फैलने वाली मुस्कुराहट देखकर उसे पल भर के लिए अफसोस हुआ। लेकिन खैर, कुछ भी था, वो उसकी फूफो की इकलौती बेटी थी। उसे इसी की खुशी में खुश होना चाहिए था। फिर मुस्कुराते हुए मोबाइल उसकी तरफ करते हुए बोली, हानिया आप भी ज़रा स्माइल करें, मुझे फ़ोटो लेनी है। हानिया ने उसकी देखते स्माइल पास की तो उसने जल्दी से उसे कैमरे की आँख में सेव कर दिया और ये फ़ोटो व्हाट्सएप पर एक नंबर पर सेंड कर दी। फरिश्ते ने अनाया से उसका मेकअप चेक करने के लिए कहा तो वो आगे बढ़कर तनकीदी नज़रों से उसका जायज़ा लेने लगी। फिर रुके का सिग्नल देकर पीछे हटी। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करती, दरवाज़ा खोला और मोमिना मामी जमन के साथ अंदर आ गईं। हाँ भई, तैयार हो गई दुल्हन? आने ने निगाहें झुका ली और फरिश्ते इस्बात में सर हिलाते हुए फटाफट उसके सामने फैला हुआ मेकअप मेकअप का सामान और इज़ाफ़ी ज्वेलरी समेटने लगी। चलो ठीक हो गया, बेटा अब ये चादर ओढ़ लो, मर्द अंदर आने वाले हैं। मामी ने तेज़ी से कुर्सी पर पड़ी हुई बड़ी सी शॉल नुमा चादर उठाकर उसे ओढ़ाई तो अनाया ने फरिश्ते की मदद करते हुए सारा बिखरावा समेट लिया। बाहर से आहट सुनाई दी और फिर मौलवी साहब मैं गौहान के अंदर आए। जब वो कबूल हो चुका तो वो बाहर निकल गए और मामी अम्मी और दूसरी खवातीन भी उसे गले लगाते हुए प्यार की मुबारकबाद देने लगी। वो तो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझते हुए वो आने वाले उस बेरहम वक्त से बिल्कुल अनजान थी जब उसकी बदकिस्मती पर मोहर सख्त होने वाली थी। रुखसती का एक हवेली से हुई थी और अब वो दुल्हन बनकर भी एक हवेली में ही आई। ज़ारिया अफंदी भी उसके साथ ही आई थी और उसे शहरियार के कमरे में पहुंचकर कुछ देर उसके पास बैठे रहने के बाद वो अपने मखसूस कमरे में चली गई। इसके गिर्द रिश्तेदार खवातीन का झमकट्टा लगा था। हल्के-फुल्के मज़ाक, रोमानी जुमले, शरीरी छेड़खानियाँ करते-करते वक़्त गुज़रने का पता ही न चला। रात 11 बजे सफ़ीना बेगम ने उसके कमरे में झाँक कर सबको डाँट पिलाई। तब जाकर वो सब कमरे से निकली और उसने भी कुछ सुकून का साँस लिया। उसे बेकरारी से एक लम्हे का इंतज़ार था जब वो उसके रूबरू हुई। हसीन सपनों में खोए-खोए उसने एक उचटती सी नज़र वॉल क्लॉक पर डाली तो अंदाज़ा हुआ कि रात का 1 बज रहा है। उसे कुछ बेचैनी सी हुई। कहाँ रह गए हैं वो? उसने परेशानी से उँगलियाँ मरोड़ी। कितनी देर से एक ही पोज़ीशन में बैठे-बैठे वो थक गई थी। इसलिए ज़रा कमर सीधी करने का सोचते हुए बेड की बैक पे टेक लगाकर बैठे। अभी भी यूँ बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि इस एक झटके से दरवाज़ा खुला। वो हड़बड़ाकर सीढ़ी हुई। दरवाज़े में शहरियार अफंदी खड़ा सपाट नज़रों से उसे देख रहा था। इसकी निगाहों से कुछ शर्मिंदा सी होकर वो सीधी हो बैठी। शहरियार ने कुछ कहे बिना दरवाज़ा बंद किया और अपनी कामदार शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकते हुए खुद भी वहीं बैठकर जूते उतारने लगा। इतनी देर से खुद पर जब्त किए वो बड़ी मुश्किल से सबका सामना कर रहा था। अपना अजीब इस हॉल में रहना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। कुछ देर तक सोफे की बेड से सर टिकाकर बैठे रहने के बाद वो उठा और साइड टेबल पर मौजूद गिलास उठाकर जग से पानी उंडेलकर पीने लगा। हानिया का नकिया से उसकी सारी हरकतों को देख रही थी। पानी पीने के बाद शहरियार ने उसकी तरफ देखा तो गड़बड़ा कर उसने निगाह चुरा ली। शहरियार ने गिलास वापस टेबल पर रखा, फिर उसके सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा होकर गौर से उसे देखने लगा। महरून लहंगे में सोबर सा मेकअप किए नाजुक सी ज्वेलरी पहने वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके सिया घने बाल साइड से निकलकर एक तरफ से कंधे पर गिर रहे थे। दुपट्टे को पिन अप करके पीछे कर दिया गया था। रूसी कमरे के इस वक्त पुरपसों सन्नाटे में उसे बिना खैर हुस्न को देख कर तो किसी का दिल भी बेईमान हो सकता था। वो तो फिर उसका शौहर था। शहरयार अफंदी एक टक उसे देखे गया। अंदर का गम और गुस्सा धीरे धीरे झांक बनकर बैठने लगा। वो उसकी गहरी नजरों से देखता हुआ उसके सामने बैठ गया। उसकी यूं देखने पर वो बुरी तरह नर्वस हो गई। शहरयार ने उसे दे दिया हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उसकी आंखों में झांका। बहुत खुश हो तुम? उसकी गंभीर आवाज पर उसने सिया पलके उठाकर उसे देखा और दोबारा निगाहें झुका ली। उसी शर्म और हया से उसे इस सवाल का जवाब देने से रोकने लगी। वैसे भी इसके अंदर एतमाद था ही कहाँ। और फिर शहरयार अफंदी के सामने तो उसकी जुबान खुलती ही ना थी।
जी, जी, वो यकलव्य जवाब देते हुए भी हकलाई तो शहरयार जो इस उम्मीद पर ये सवाल कर बैठा था कि शायद जवाब में किसी तरह गर्मजोशी देखने को मिलेगी, झुंझला कर रह गया। उसे जी नास्टन याद आई। अगर उसकी जगह वो होती तो वो कुछ देर को जिम की यादों में खोया, जो उसे लुभाने, मनाने और रिझाने के सारे हुनर जानती थी। इसका और इस जाहिर सी लड़की का भला क्या मुकाबला, उसने सोचा। हानिया के हाथों में होने वाली हल्की हल्की लर्जिश उसे वापस हाल में ले आई। दिल फिर से भूचक होने लगा। उसके सामने बैठी लड़की उसकी मनचाही नहीं थी। दिमाग में अंगारे से बहके अपना गम और गुस्सा कम करने का उसे एक ही तरीका समझ में आया। वो बहुत जारहाना अंदाज में उसकी तरफ पेश कदमी करने लगा और वो जो उसे मोहब्बत और चाहत की उम्मीद बांधे ढेरों ख्वाब सजाए बैठी थी, उसी वहशत के तूफान में किसी बेबस चिंटू की तरह बहने लगी। अनाया ने व्हाट्सएप पर आने वाली वीडियो कॉल रिसीव की तो मोबाइल स्क्रीन पर हतान दाऊद दुरानी का थका थका चेहरा नजर आया। इसकी आंखें सिर्फ और सूजी हुई थी, जैसे कई रातों का जगा हुआ हो या रोता रहा हो। अनाया का दिल टूट सा गया। हनान दुरानी का ये हुलिया उसने पहली बार देखा था। कैसे है हनान भाई? वो नरमी से बोली। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन, तुम सुनाओ दाऊद कैसे हैं? सब घर वाले कैसे हैं? उसे मुस्कुराते हुए पूछा। पास बैठी समन ने अनाया के साथ से हाथ से मोबाइल खींचकर हन्नान को घूरा। सचमुच बेबी सो या बन रहे हो? वैसे बड़ी खुशी हुई होगी रिवायती महान आशिक बनते हुए। इसके तंज पर वो कुछ पीछे होकर बैठा। यार जमन प्लीज फिर से मत शुरू हो जाना। जमन ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। बेचारी की भी कोई हद होती है हन्नान दुरानी। अपनी मोहब्बत को भी कोई एकदम किसी और की झोली में फेंकता है। उसके सवाल पर हन्नान के दिल में हूक सी उठी, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी। वो उसे पसंद करती थी, उसे मोहब्बत करती थी। ये तुम ही ने मुझे बताया था, फिर मैं कैसे उसके दिल की खुशी छीन लेता। अनाया ने जमन के कंधे से झांका। आप इसके साथ ज़्यादा रिजर्व करते हैं हन्नान भाई। आज शहरियार भाई के चेहरे से ही जाहिर था कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हन्नान ने बेजारी से सर झटका। छोड़ो यार, अब जो हो गया तो हो गया। तुम लोग ये बताओ कौन सा फंक्शन बेहतरीन था? किस किस रिश्तेदार ने शादी में शिरकत की और कौन रुक कर बैठ गया? हन्नान ने उसका फेवरेट टॉपिक छेड़ते हुए उसका ध्यान हटाने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहा। अनाया बड़ी जोशो खरोश से उसे तफसील बताने लगी और जमल तासुब से हन्नान के थके थके चेहरे को देखते हुए पीछे हो गई। उसे हन्नान के लिए सच में बहुत दुख महसूस हो रहा था। वो सब बचपन से साथ रहे थे। ये तब की बात थी जब दुरानी हाउस की बड़ी सी हवेली में फहीम दुरानी के दो बेटे और एक बेटी अपनी आल औलाद समेत मिलजुल कर रहते। बड़े बेटे फरमान दुरानी और उनकी बेगम मोमिना के तीन औलादे थी, जमन, रेहान और अनाया। उनसे छोटे दाऊद दुरानी थे, जिनकी बेगम का नाम आलिया था। हन्नान दुरानी इन्हीं का इकलौता बेटा था। तकरीबन 10 साल पहले जॉब के सिलसिले में दाऊद अपने खानदान के साथ लंदन शिफ्ट हो गए। सबसे छोटी जारिया दुरानी थी, जिनके शौहर हसीब आफंदी का इंतकाल हो चुका था। विवाह होने के बाद जारिया अपनी 2 साल की बेटी हानिया को लेकर बाप के पास आ गई। उनके ससुराल वालों ने जारिया को साथ रखने पर इकरार किया, लेकिन फहीम दुरानी ने जवान बेटी का वहाँ अकेला रहना मुनासिब नहीं समझा और उसे यहाँ ले आए। जारिया हसीब से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उन्होंने उनके जाने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की और अपनी सारी तवज्जो हानिया की परवरिश पर लगा दी। वो घर भर कर वो घर भर कर लाडली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपनी नानी हुर्रनिसा के करीब थी और स्वास्थ्य को लेकर जालिया कुछ परेशान भी रहती, क्योंकि हुर्रनिसा अब भी हानिया को पुराने तौर तरीकों के मुताबिक चलने की तरबियत देती और गुजरते वक्त के साथ साथ हानिया उनके रंग में रंगी चली चुकी थी। अनाया और जमन काफ़ी मॉडर्न थी, इनके हर अक्स हानिया हमेशा बड़ी बूढ़ियों की तरह लिपटाती बैठी रहती। इसका सादा सा सरापा देखने वाले को उसकी इस तेज रफ्तार दुनिया से अलग होने का एहसास दिलाता, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। हुर्रनिसा के इंतकाल के बाद भी वो उनके तौर तरीकों पर अमल करती रही। उसने बीए के फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया था और इस दिन का इंतजार करने लगी जब उसकी शादी शहरियार से हुई थी। आफंदी खानदान का बड़ा बेटा शहरियार उसका ताया हफीज आफंदी का बेटा था। वो बस दो ही भाई थे, शहरियार और उमर। शहरियार हायर स्टडीज के लिए लंदन से वापस आया तो उसके दादा कासिम आफंदी ने उसका रिश्ता हानिया से तय कर दिया। सिरसा शहरियार के साथ साथ उनकी बड़ी बहू सफीना बेगम को भी एतराज था। शहरियार के नजदीक वो अनपढ़ गंवार लड़की थी जो अभी तक 19वीं सदी में जी रही थी। वो अपने साथ ही पढ़ने वाली जेन ऑस्टिन के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन कासिम अफंदी ने सख्ती से इनकार करते हुए धमकी दी कि अगर शहरियार ने हानिया से शादी न की तो वो उसे अपनी जायदाद से महरूम कर देंगे। इस धमकी पर उसे घुटने टेकने पड़े। हानिया अपनी कजिन की शानदार पर्सनैलिटी और रिजर्व्ड नेचर की वजह से उसे पसंद करने लगी और धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई।
पुराने हाउस में रहने की वजह से उसे शहरियार और कासिम अफंदी के बीच होने वाली सर्द जंग का पता न चल सका। इसलिए जब कासिम अफंदी ने जारिया को हानिया के शहरियार के रिश्ते के मुतालिक बताया तब वो खुशी से झूम उठी। दुरानी हाउस में कोई भी शादी का कुछ नहीं था, क्योंकि वो सब जानते थे कि हन्नान हानिया से मोहब्बत करता है और इसी से शादी करना चाहता है। लेकिन हानिया का झुकाव शहरियार की तरफ देखने के बाद जारिया ने शहरियार के लिए मंजूरी दे दी, क्योंकि एक माँ होने के नाते वो सिर्फ हानिया की खुशी चाहती थी। सुबह होने वाली थी। हानिया करवट के बल लेटी गुमसुम से सामने दीवार को देख रही थी। आंसू छुपे छुपे उसके रुखसारों को चूमते हुए गिरते और तकिए में गुम हो रहे थे। पता नहीं वो कब से रो रही थी। उसके अंग अंग से दर्द की तेज लहर उठ रही थी, मगर वो बेआवाज रो रही थी। जिस जिंदगी के ख्वाब देखते उसने आंखों में रातें काट कर गुजारी, ये वैसी तो नहीं थी। वो मोहब्बत और जरूरत का फर्क जानती थी, और राज शहरियार ने अपने रवैये से साबित कर दिया था कि वो उसकी मोहब्बत नहीं, सिर्फ जरूरत थी या शायद मजबूरी। शहरियार के हाथों पहुंचने वाली अजियत बेपना थी। अपनी ही हैसियत उसे रुलाने लगी। क्या हुआ अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तो करती हूँ ना। क्या ये काफी नहीं है कि वो मेरे बन चुके हैं, हमेशा मेरे साथ रहेंगे? उसने अपने दिल को समझाते आंसू पोंछे। उसी वक्त दूर कहीं अचानक की आवाज गूंजी तो वो उठ बैठी। शॉवर लेकर चेंज किया, फिर दुपट्टा ओढ़े ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो शहरियार को जाके देख कर जरा ठीक हुई। वो सपाट नजरों से उसे देख रहा था। खाने में निगाह झुकाकर सोफे पर बैठने ही मुनासिब समझा। वो उठकर शॉवर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो उसे बड़े से चादर नुमा दुपट्टे में लपेटा देख कर चेहरे पर नागवारी ले आया। बेपरवाही से उसने बालों को रगड़ते हुए तोड़ लिया, उसके बराबर फेंका, जूते पहने और फिर झुक कर बेड के नीचे से अपना अटैची खींच कर निकालते हुए घड़ी पर निगाह डाली। उसकी फ्लाइट की रवानगी में महज 1 घंटा था और उसे अभी एयरपोर्ट भी पहुंचना था। अब तो चुपचाप बैठी हानिया कुछ बेचैन सी होकर उठ खड़ी हुई। कुछ गलत होने जा रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? हिम्मत करके सवाल पूछ ही लिया। शहरियार ने उसे एक नजर देखा, फिर दराज से अपना पासपोर्ट निकाल कर जेब में ठूंसा। लंदन। हानिया ने हैरानी से दोहराया। लंदन? क्यों? लेकिन क्यों? मैं तुम्हें जवाबदार नहीं हूँ, कड़वे लहजे में कहते हुए उसने वॉलेट उठाया। हानिया परेशानी से आगे आई। लेकिन आप अचानक क्यों जा रहे हैं? कल ही तो हमारी शादी हुई है, अभी तो घर में मेहमान भी मौजूद है। प्लीज अभी मत जाएं, आप तो पढ़ाई भी मुकम्मल कर चुके हैं ना अपनी, तो क्यों जा रहे हैं? धीमी आवाज में वो उसे मिन्नत करने लगी। शहरियार ने एक सर्फ निगाह पर डाली, फिर अकेची को छोड़कर 2 कदम आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपनी हथेली में दबोचा। हानिया फंदी, एक बात अच्छे से समझ लो, ये रिश्ता जबरदस्ती का है, वरना मैं तुम जैसी अनपढ़ लड़की को देखता भी नहीं। दादा जान के फोर्स करने पर मजबूर होकर मैंने तुमसे शादी की। बहुत कहा मैंने उनसे कि मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो ना माने। खैर, अब वो जान ही जाएंगे कि शहरियार अफंदी को किस चीज़ के लिए जबरदस्ती मजबूर करने का नतीजा क्या होता है। बहरहाल मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो उसके सर पर गोया आसमान गिराता कह गया, और हानिया पत्थर की मूरत बनी बिना पल के झपकाया उसे देखी गई। एक लम्हे को शहरियार अफंदी के दिल में निदामत का एहसास जाता, लेकिन फिर जिनकी हसीन सूरत ने चादर में लेटी हानिया का चेहरा धुंधला दिया। वो एक झटके के पीछे हटा और अपना बैग खींचता बाहर निकल गया। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में वो एक चमकीला दिन था। शहरयार अपना बैग थामे तेज तेज चलता यूनिवर्सिटी की इमारत की तरफ आ रहा था। उसने चंद महीने पहले ही यहाँ पर प्रोफेसर की हैसियत से ज्वाइनिंग दी थी, और अपने हार्ड वर्क और सहानत के बलबूते पर बहुत जल्द से 30 साल की उम्र में ही सबसे यंग प्रोफेसर की हैसियत अपनी जगह बना ली। आज उसकी बहुत अहम क्लास थी। आज उसे मुख्तलिफ कंटेनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्री से आने वाले बेस्ट स्टूडेंट्स से मिलना था। उसको अपने अपने मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से टॉपर थे। ऐसे स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अहम होते थे, क्योंकि उन्होंने आगे चलकर इस यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करना था। ग्लास डोर को धकेलकर वो हॉल में दाखिल हुआ, जहाँ स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ प्रोफेसर भी मौजूद थे। उसे देखकर 40-45 साल प्रोफेसर जमशेद उसकी तरफ बढ़ गए। वो भी पाकिस्तानी थे, और हम वतन होने की बिना पर इन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। आज आप कुछ लेट हो गए प्रोफेसर शरियार। शरियार ने सर हिलाया। सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ हूँ। आज काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, इनमें हाई लेवल के टॉपर्स भी हैं। मैंने इनके लिए यूनिवर्सिटी में ही लंच के टाइम पर छुट्टी की पार्टी रखी है, आप भी ज़रूर आइएगा। शहरियार ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। ज़रूर। वो दूसरी तरफ मुड़ने लगा, लेकिन अचानक ही किसी चेहरे ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर दी। लॉन्ग कोट पर गर्दन में स्टॉलर डाले कमर तक आते बालों वाली लड़की को वो एक झपकी में पहचान गया। वो हानिया थी। लेकिन हानिया फंदी इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रही थी? क्या वो उसके पीछे आई थी? हैरत के झटके से संभल कर वो होश में आया। प्रोफेसर ने दिमाग पर ये लगार कर दी।
वो तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या समझती हो तुम कि सलवार कमीज और दुपट्टे के बजाय जीन्स और लॉन्ग कोट पहनने से मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा? मैंने कहा था ना कि मुझे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। फिर क्यों आई हो मेरे पीछे? वो फिर करीब खड़ा धीमी आवाज़ में गुर्राने लगा। सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर्द निगाहों से उसे घूरती रही। अरे सानिया, आप यहाँ हैं? मैं तो कब से ढूँढ रहा था आपको। अपने वक़ूफ़ में प्रोफ़ेसर जमशेद की आवाज़ सुनकर शहरयार को झटका लगा। क्या वो उसे पहचानते थे? यार शहरयार, मैं आपको हमारे मुल्क की इस ब्राइट गर्ल से मिलवाना चाहता था। पिछले महीने मैंने बताया था ना कि पाकिस्तान में एक लड़की ने पूरे कंट्री में टॉप किया। ये वही है, हानिया अफंदी। और मैं सानिया, ये प्रोफ़ेसर शहरयार अफंदी हैं। प्रोफ़ेसर जमशेद की बात सुनकर वो बेयकीनी से हानिया को देखने लगा। कंट्री टॉपर हानिया। और उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। प्रोफ़ेसर जमशेद अपने धुन में बोलते रहे। वैसे क्या क्या इंसिडेंट है ना? आप दोनों का सरनेम एक ही है? कहीं ये आपकी कोई दूर की रिश्तेदार तो नहीं शहरयार? प्रोफ़ेसर जमशेद ने हल्के-फुल्के लहजे में कहा। इससे पहले कि शहरयार कोई जवाब देता, हानिया बोली थी। नहीं सर, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, ये बस एक इत्तेफ़ाक है कि मेरा और इनका सरनेम एक है। मैं इस काबिल कहाँ कि प्रोफ़ेसर शहरयार जैसे काबिल इंसान से मेरा कोई ताल्लुक निकल आए। इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। हानिया के चेहरे पर रंजीन मुस्कुराहट थी। शहरयार को लगा जैसे उसके सर पर कोई बम फट गया हो। हानिया और इतना एतमाद से बोल रही, और ये क्या कि वो उसे रिश्ते से इनकारी। शहरयार पर तो गोया एक के बाद एक कयामत टूटने लगी। अच्छा सर, अब इजाज़त दें, पार्टी में मिलते हैं। वो एक अकेली निगाह शहरयार पर डालते हुए पलट गई। हाँ बिल्कुल, आए मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ। प्रोफ़ेसर जमशेद स्टूडेंट्स को लेकर बाहर चल दिए। शहरयार खुद को संभालने की कोशिश करता है, एक कोने में पड़ी चेयर पर बैठ गया और उंगलियों से पेशानी दबाते हुए इसी के बारे में सोचने लगा जो उसे बिल्कुल इग्नोर करके गई। हानिया, कंट्री टॉपर, अनबिलीवेबल। वो अनपढ़ लड़की कैसे 2 साल में इतनी काबिल बन गई कि लंदन की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकी? वो हैरत से पूछने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये यहाँ तक पहुँच गई? क्या ये सचमुच हानिया है या उसके रूप में कोई और लड़की? दो साल पहले हवेली में जैसे ही कोहराम मच गया, शहरयार चला गया था। और जिस तरह गया था उसने सबको हिला दिया। सभी हानिया से उसके जाने की वजह पूछ रहे थे, लेकिन वो किसी को कुछ ना बताती, बस खाली नजरों से टुकर टुकर सबका चेहरा देखती रहती। दादा जान के कहने पर सबने ही शहरयार अफंदी से राब्ते की बेइंतहा कोशिश की थी, लेकिन उसका मोबाइल मुसलसल ऑफ रहा। इसी शशोपंच में पूरा हफ्ता गुजर गया। जारिया बेगम हानिया की तरफ से बहुत परेशान थी। आखिर को वो उनकी इकलौती बेटी जो थी, उसे सामने देखकर उनका दिल कांप जाता। उन्होंने अपने भाइयों को भी बता दिया था और फरमान दुरानी ने उन्हें हानिया के साथ वापस आने का कहा। वो बहुत गुस्से में थे। हन्नान ने गाड़ी से उतरकर इस बड़ी सी हवेली को देखा जो शान से सर उठाए खड़ी थी। ये उसका घर था, उसका बचपन उसकी राहदारियों में से गुजरा। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा, जहाँ खुले दरवाजे के पास उसके दादा फहीम दुरानी बाजू फैलाए आगे बढ़ रहे थे। आगे मेरा शेर। वो दौड़ कर उनके सीने से जा लगा। बरसों बाद उनके गले लगकर उस ऊंचे लंबे जवान की आंखें भीग गईं। कैसे हैं यंग मैन? कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं आजकल? पहले से ज्यादा जवान नजर आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं? तो उसने बेतकल्लुफी से उन्हें आंख मारी। तमीज से बात करो, दादा हैं तुम्हारे। पीछे खड़े दाऊद दुरानी ने उसकी गुद्दी पर हाथ जमाया तो वो उफ करके कराहता रह गया। फिर शिकायत भरी नजर से फहीम दुरानी को देखते हुए राजारी सिंह की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। ये सचमुच आपकी औलाद है? फहीम दुरानी ने उसे मसनूई से उसे से घूरने पर इत्तेफा किया। लेकिन दाऊद इसकी बात सुन चुके थे, इसलिए अगली चीज ज्यादा सख्त थी। वो बिलबिला कर रह गया। दादू, अपने बेटे को समझा लें, हर वक्त मुझसे गरीब पर तशद्दुद करते रहते हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? जो हरकतें तुम करते हो, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना मैं कब का अपना गुस्ताख पोते से महरूम हो चुका था। वो भी इसी के दादा थे। बेटे की साइड लेते हुए तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अनाया और तमन हंसने लगी। हन्नान मुंह फुलाए रेहान से गले मिलने लगा। कोई बात नहीं भाई, मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। रेहान ने मसनूई अफसोस जताया तो हन्नान भी अस्पात में सर हिलाते अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। चलो यार, इससे पहले कि इज्जत का मजीद फालूदा बने, अंदर चलते हैं। वो अंदर चला गया तो रेहान भी मामू मामी से मिलकर उसके पीछे चला गया। फ़हीम दुर्रानी बेटे और बहू से मिलने के बाद उनके साथ लाउंज में बैठकर बातें करने लगी। इसी वक्त गेट पर गाड़ी का हॉर्न हुआ और फरमान दुर्रानी की गाड़ी अंदर आई। वो आज ही जारिया बेगम और हानिया को लाने गए थे। फ़हीम दुर्रानी दिखकर हानिया को देखने लगे जो जारिया के पीछे पीछे गाड़ी से उतरी। अंदर आने के बाद दाऊद और आलिया से मिलकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
शादी के बाद वो पहली बार यहाँ आई थी, लेकिन नई दुल्हनों वाली कोई बात नहीं थी के अंदाज में। अनाया और जमल उसे नॉर्मल अंदाज में मिली, क्योंकि फरमान दुरानी ने सख्ती से कहा था कि हानिया को किसी किस्म के सवाल जवाब करके बिल्कुल भी परेशान न किया जाए। कुछ देर बैठने के बाद वो अपने रूम में जाने को राहदारी में मुड़ी ही थी कि किसी से बुरी तरह टकरा गई। अरे कजन, तुम यहाँ? मुझे तो लगा अब कभी देख ही नहीं पाऊंगा तुम्हें। कसम से यार, इतना मिस कर रहा था तुम्हें। बेतकल्लुफ पीछे उसका हाथ थामते हुए बोला तो वो अपनी गुमसुम कैफियत से जरा बाहर आई। हनान, तुम? ये सच में तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मामू मामी तो देख लिया था, लेकिन हन्नान दाऊद भी आया होगा उसे नहीं सोचा था। पिछले 10 सालों में वो एक बार भी तो पाकिस्तान नहीं आया। क्यों, तुम्हें लगा मैं कभी नहीं आऊंगा? वो नैन सी मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। नहीं, मुझे ऐसे क्यों लगेगा? कैसे हो तुम? वो मुरम्मतन बोली। फिट एंड फाइन, तुम कैसी हो? उसको ध्यान से देखते उसने पूछा तो हानिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे सामने ही। हानिया की तरफ सफेद रंगत में सर्दियों से घुल गई। दुपट्टे में लेटा उसका चेहरा बहुत कमजोर और थका थका नजर आता था। हनान के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में खींच लिया। वो बेअख्तियार उसे साथ लगाए तसल्ली देने लगा। कुछ नहीं होगा हानिया, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। अब तक उसके आंसुओं पर बंद बांधे बैठी हानिया एकदम से टूट गई। उसे किसी के सामने ना रोने की जो कसम खाई थी वो एकदम से टूट गई और वो हन्नान की शर्ट को पकड़े उस सीने पर सर टिकाए बुरी तरह रोने लगी। हन्नान की आंखें भी नम होने लगी। वो उसे साथ लगाए लगाए लेकर उसके कमरे में आ गया। उसने हानिया को चुप कराने की कोशिश नहीं की। वो चाहता था कि उसके दिल का सारा गुबार आंखों के रास्ते रह जाए ताकि कुछ तो उसके अंदर की घुटन कम हो। वो बस धीरे धीरे उसके सर को थपकते हुए उसके रेशमी बालों को देख ही गया। दुपट्टा सर से सरक गया था। हन्नान का दिल एक अलग लय पर धड़कने लगा। वो बेबसी और जबकि इंतहाओं पर था। उसकी धड़कनों की मालिक उसके बेहद करीब थी, लेकिन वो उसे गले लगी किसी और के लिए रो रही थी। उसने धीरे से उसके बालों को चूमा। इतनी सी गुर्बत भी बहुत थी। दिल में शिद्दत से ख्वाहिश थी, काश यूं ही वो मेरे सीने पर सर रखे बैठी रहे और उम्र बीत जाए। लेकिन ये दुआ कबूल ना हुई। शायद वो भी रोते रोते थक गई थी, इसलिए सर उठाकर उसे देखने लगी। मैंने तुम्हें ही परेशान कर दिया, भरा की आवाज में कहते हुए उसने हन्नान को देखा तो वो जख्मी सा मुस्कुराया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि हानिया अफंदी ने इस काबिल तो समझा मुझे कि अपना गम बांट लिया मेरे साथ। हन्नान की आंखों में मौजूद शिद्दत को देखकर हानिया ने निगाहें झुका दी। मुझे माफ कर दो हन्नान, शायद तुम्हारा दिल तोड़ने की सजा मिली है मुझे। हन्नान ने नफी में सर हिलाया। ऐसा ना कहो, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हानिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो क्यों चला गया हानिया? क्यों उसने ये किया तुम्हारे साथ? हानिया ने आंसू पीते हुए उसे देखा। क्योंकि उसे जाहिल, कमतर और अहमक लगी। उसे मेरा हुलिया पसंद नहीं था, बल्कि उसे नहीं पसंद नहीं थी। ये शादी एक जबरदस्ती का फैसला थी जिसकी सजा मुझे देने में उसने पड़ी की भी देर न की। मैंने उसे गौर से देखा। रोई रोई आंखों के साथ भी उसका गम जदा चेहरा बला का हसीन लगने लगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा ढूंढूंगा उसे। हानिया ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। वो इस हानिया को ठुकरा कर गया है ना, अब वो जिस हानिया से मिलेगा उसका इसके माजी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैंने हैरत से उसे देखा। हानिया के चेहरे पर पत्थरों जैसी सख्ती थी। घर में जिसने सुना वो हैरान रह गया। हैरानी के साथ साथ उन्हें खुशी भी हुई। हानिया ने अपनी पढ़ाई वापस शुरू करने का ऐलान किया था और अगले ही दिन उसने यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू कर दिया। वो सब इस बात पर हैरान थे कि कहाँ तो वो पढ़ाई के नाम से दूर भागती थी। बीए फाइनल ईयर को भी उसने इसीलिए ड्रॉप कर दिया था कि उससे उसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी। और कहाँ वो न सिर्फ वो दोबारा से शुरू कर रही थी, बल्कि पूरी लगन से पढ़ भी रही थी। हनान उसे भरपूर हेल्प कर रहा था। इस फैसले से घर वालों को खुशी हुई, लेकिन असल शौक अभी बाकी था। अनाया कॉलेज से अभी अभी आई थी। कानों में हैंड्स फ्री ठूसे वो सोफे पर बैठी म्यूजिक एंजॉय कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक मेहमान हानिया अंदर आई। अनाया ने जल्दी से कानों से हैंड फ्री निकाले। हानिया की आप मुझे बुला लेती? क्यों, मैं क्या तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती? अनाया शर्मिंदा थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, आए बैठे। हानिया संजीदा से उनके पास टिक गई। मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, तुम और जमन चलोगी? अनाया जल्दी से खड़ी हो गई। क्यों नहीं, जरूर, अभी चलते हैं। शॉपिंग का तो उसे जुनून की हद तक क्रेज था। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती साथ लिया जो अपने असाइनमेंट की वजह से नहीं आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद हन्नान को देखकर समद और अनाया ने एक दूसरे को मायने खाई नजरों से देखा। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर वो हमेशा की तरह पहले हानिया के लिए कपड़े लेने बढ़ी। तो जब भी शॉपिंग करती दो चार सूट जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेती। शॉपिंग में ज्यादा वक्त न लगाने की वजह से वो दोनों पहले उसकी शॉपिंग करवाती, फिर अपनी शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों के चक्कर काटती रहती। आज भी अनाया और जमन यही सोच कर आई थी, लेकिन उन्हें हैरत और शदीद झटका तब लगा जब वो आम तौर पर खरीदी जाने वाली
कैजुअल ड्रेसेस के बजाय स्टाइलिश और मलबूसात खरीदने लगी। हानिया ने कुछ सूट्स मुंतखब करके लिए, इसके बाद वो बाकी शॉपिंग करने लगी। इसके बाद वो एक ब्यूटी पार्लर चली गई। हानिया ने वहीं पर अपने लंबे बालों को स्टाइलिश अंदाज में कटिंग करवा ली। कुछ देर बाद वो समर और अनाया के साथ बाहर निकली। उसके लंबे बाल गले में डाले इस डॉलर से साफ दिखाई दे रहे थे। शादी से टेप लगाए खड़ा हन्नान उसे इस नए लुक में देखता ही रह गया। अनाया ने हन्नान को मायने का अंदाज में देखते हुए आंखों से कुछ इशारा किया। वो इन दोनों से चंद कदम पीछे थी। इसलिए उनकी गाड़ी में बैठने के बाद वो करीब आई तो हन्नान ने मध्यम आवाज में कहा, उसके लिए बदल रही है खुद को? हानिया ने ठहर कर उसे देखा। उसके लिए नहीं, अपने लिए बदल रही है। उसने जिस हानिया को ठुकराया था अब वो उसे कहीं दिखाई नहीं देगी। और जो हानिया आंखें नजर आएगी वो शहरियार अफंदी को मजबूर कर देगी कि वो फिर से उसके साथ ही चाह करे। लेकिन कौन जाने हन्नान तब ये वाली हानिया उसे कबूल करेगी या नहीं। वो अपनी बात कहकर गाड़ी में बैठ गई तो हन्नान ने भी गहरी सांस लेकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। दिन तेजी से गुजरते गए। ताया अबू दादा जान ने उसे आफंदी हाउस में आकर रहने का कहा था, लेकिन इस बार हानिया ने सख्ती से इनकार कर दिया। वहां फिर सकीना ताई की नापसंदीदा नजरों और शहरियार के साथ गुजरी इस भयानक रात से सेवा खुश नहीं था। दुरानी हाउस में कम से कम उसे घर वालों की पुरखुलूस मोहब्बत तो मैसर थी। हानि की पढ़ाई में लगन में बेहतरीन नताइज देने शुरू कर दिए। उसने बीए में टॉप किया तो घर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हनान वापस लंदन जा चुका था, लेकिन उसका हानिया से राब्ता कायम था और अब वो उसको भी वहां बुलाने के इंतजाम कर रहा था। लेकिन इससे पहले ही यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हानिया को स्कॉलरशिप मिल गई और वो लंदन चली गई। आज उसकी पहली क्लास थी। वो अपनी धड़कन को संभालने की कोशिश करते थे। प्रोफेसर शहरियार की आमद का इंतजार करने लगी। शहरियार लंदन में ही था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस तरह अचानक ही उनका आमना सामना हो जाएगा। शहरियार ने अंदर आकर ही कहकर हॉल में बैठे स्टूडेंट्स को बुलाई और फौरन ही उसकी निगाहों ने हानिया को ढूंढ लिया। आज भी वो लंबी जैकेट पहने, गले में डॉलर लगाए उसके सामने बैठी थी। उसका लिबास शरीफ जरूर था, मगर इससे भी उसने अपने वकार का ख्याल रखा। ये उसका वो रूप था जो पाकिस्तान में रहते उसने कभी नहीं देखा। उसने लेक्चर शुरू कर दिया। इस दौरान वो काहे पकाहे उस पर भी नजर डाल देता। लेक्चर के दौरान ही शहरियार ने एक बार फिर पलट कर उसे देखा और उसका सारा खून सिमट कर चेहरे पर जमा हो गया। हानिया बराबर में बैठे एलिस की किसी बात पर हंस रही थी। शहरियार का दिल चाहा वो इन दोनों को गोली मार दे। स्टैंड अप सानिया, वो जोर से दहाड़ा। आइंदा आप मुझे इस क्लास में नजर ना आए। हानिया चौंक कर खड़ी हो गई। पल पल को उसके अंदर पुरानी हानिया का खौफ जागा तो उसकी आंखों में नमी उतरी। इन झिलमिलाते आंसुओं को देखते हुए शहरियार का दिल पहली बार बेचैन हुआ। पहली बार था ऐसा कि उसके दिल ने हानिया की किसी तकलीफ का धड़कन मिस। हानिया ने खुद को संभाल कर उसकी आंखों में देखा, फिर अपना बैग उठाया, किताबें संभाली और कदम कदम चलती उसके सामने आई। क्यों सर, क्या तकलीफ हुई है आपको मुझसे? सेन- सेंड्रा और लुइस भी तो हंस रहे थे। अली, रायमा और सतीश भी हंस रहे थे। फिर मुझे मुझ पर ही क्यों नजरें करम हुई आपकी? चुपते हुए लहजे में वो बोली तो शहरियार लाजवाब हुआ। ये वो हानिया नहीं थी जिसे वो पाकिस्तान में छोड़ आया था, जो उसके सामने बात करते हकला जाती। ये तो एक पुरहतमाद और निडर लड़की थी जो उसकी आंखों में देखकर उससे हिसाब मांग रही थी। वो एकदम से मुड़ा, अपना ब्रीफकेस उठाया और बाहर निकल गया। स्टूडेंट्स हैरान थे। प्रोफेसर शहरियार को यूं जाना किसी मौजूद से कम नहीं था, लेकिन ये बात सिर्फ हानिया ही जानती थी कि उसे क्या हुआ। अगले दिन शहरियार ने क्लास में हानिया को ढूंढा, मगर उसे मायूसी हुई और उसने अपना डिपार्टमेंट तब्दील कर दिया था। अब वो उसकी स्टूडेंट नहीं थी। अगले एक साल में उसने हानिया से मिलने की बेपनाह कोशिश की, लेकिन हर बार उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया। अब वो उसे पहचानने की रवदात भी नहीं थी। उसका ज्यादा वक्त हन्नान के साथ गुजरता। उसकी धीमी खामोश मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता हानिया फंदी के दिल को भी धड़कना सिखा दिया। वो दोनों प्रोग्रामिंग सीख रहे थे। हन्नान उसे सीनियर था, इसलिए उसकी बहुत हेल्प करता। वो जानता था जल्द या बदेर वो शहरियार की तरफ पलट जाएगी, इसलिए उस टाइम की मोहब्बत को दिल में दबाए रखा। हानिया जानती थी वो उसे चाहता है और लाशऊरी तौर पर वो उसकी तरफ से बहक के मंतजर थी। छुट्टियों में वो दोनों पाकिस्तान आए हुए थे। आज तक साथ ही तो अनाया और रेहान की फरमाइश पर उन्होंने एक गेम खेलने का प्लान बनाया। गेम ये थी कि गेम खेलने वाला पत्थर से एक दरख्त के निशान लगाए हुए पत्ते को 3 बार पत्थर से निशाना बनाएगा। अगर वो कामयाब हो गया तो ठीक, वरना उसका पार्टनर उसे पिछले हुए टमाटर मारेगा, जिसका बदला वो अपनी बारी पर उससे ले सकता है। जीतने वाले को हारने वालों की तरफ से ट्रीट दी जाएगी। हन्नान और आनिया इस प्लान पर बहुत हंसे, लेकिन रेहान और अनाया की जिद पर उनके साथ शरीक हो गए। अलबत्ता जमन ने खेलने से साफ इनकार कर दिया। वो टमाटरों से अपनी दिलकश नहीं बनवाना चाहती थी। पहले रेहान ने निशाना बांधा, पहला निशाना लग गया, लेकिन बाकी दोनों पत्थर खाली गए।
अनाया ने एक साथ 3-4 छिछे हुए टमाटर उसे फेंक मारे। इसके बाद यही कुछ अनाया के साथ भी हुआ। उसका एक भी पत्थर निशाने पर नहीं लगा। फिर ये जिम्मेदारी हन्नान ने संभाली। उसके दोनों पत्थर निशाने पर लगे, तीसरा मिस हो गया। और इसकी वजह ये थी कि हानिया खड़े खड़े अचानक ही लड़खड़ाई और उसे टकरा गई। ये जानबूझ कर हुआ था। तुम हार गए हन्नान। उसकी शोक आवाज पर उसने उसे घूर कर देखा। तुमने चीटिंग की है, मैंने बिल्कुल ठीक निशाना लगाया था। उसके आगे उठाकर कहने पर हानिया ने हाथ में पकड़ा पिचका हुआ टमाटर उसे खींच मारा, जो उसकी सफेद शर्ट को दागदार करता नीचे गिरा। ये हुआ निशाना। कमाल की आर्टिस्ट हैं आप हानिया। अभी क्या कलर पेज किया है? अनाया और रेहान के कहते हैं गूंजे तो हन्नान चेहरे पर खतरनाक तासुरात लिए उसके पीछे लगा। हानिया की बच्ची, तुमने मेरी शर्ट पर सत्यानाश कर दिया। ठहरो, तुम्हें तो अभी पूछता हूँ। हानिया हंसते हुए भागते दरवाजे की तरफ भाग गई, लेकिन वो तक पहुंच गया। उसने दोबारा से बाजू से पकड़कर खींचा तो वो उसके साथ आ गई। 1-2 बजे तो इतना करीब आकर वो दोनों ही साकित हो गए। वाकई गोशा दीवार की आड़ में था। रेहान और अनाया उन्हें नहीं देख सकते थे। ये सोचते हुए उसने उसकी गिरफ्त सख्त कर ली। उसे इतना नजदीक देखकर जब का यारा ने रहा तो वो धीरे से उसके होठों पर झुक गया। खाने की सांस रुक गई। उसकी मोहब्बत से वाकिफ थी, मगर वो इस गुस्ताखी पर भी उतर आएगा उसने ये नहीं सोचा था। उसके होठों के नर्म से लम्स को महसूस करके वो उससे अलग हो गया। हालांकि दिल बिल्कुल भी उससे जुदा होने पर रमाता नहीं था। जाओ मेरी जान, अब तुम जो फैसला करोगी वो मंजूर। उसके कान के लोटे सुनते हुए पीछे हो गया। हानि की आंखों में आंसू झिलमिलाए। एक तरफ खानदान था और दूसरी तरफ उस शख्स की मोहब्बत जिसने उसे कभी कुछ नहीं मांगा था, बस दिया था जो वो दे सकता था। वो फिसलियाँ रोक के बाहर भागी, लेकिन बाहर निकलते निकलते किसी से टकरा कर रुकी। वो बार टकराव के नतीजे में सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हानिया को तो चक्कर सा आ गया। सोचते से भिन्नाते हुए उसने नजर उठाकर देखा और देखती रह गई। तुम? सामने शहरियार खड़ा था। वीरानी हाउस के लॉन्च में इस वक्त सभी मौजूद थे। कासिम अफंदी भी शहरियार के मम्मी पापा के साथ वहाँ बैठे थे। वो वापस आ गया था और अब हानिया को फिर से अपनाना चाहता था। आज भी सब उसे लेने आए थे। हन्नान खामोशी से वहां से चला गया। वो जानता था ये लम्हा आना है, लेकिन अपनी आंखों के सामने से जाते देखने का हौसला नहीं था। हानिया ने लब भीगे शहरियार को देख रही थी, जिसकी मकरूर नजरें आज झुकी हुई थी। हम तुम्हें लेने आए हैं बेटी, माजी में जो भी हुआ वो सब दरगुजर करो। शहरियार तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाना चाहता है। वो तुम्हारे साथ अपने गुज़िश्ता सुलूक की माफी चाहता है। इस तरह तुम वहाँ पर अपनी बाकी पढ़ाई भी मुकम्मल कर लेगी। उसने सारे अरसे में फला के लिए अप्लाई नहीं किया था, इसलिए सबको लगा वो इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहती है। हमने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया, फिर सोफे से उठकर शहरियार के सामने आ खड़ी हुई। मैं जानती थी ये दिन आएगा, 2 साल गुजर जाएं या 10, लेकिन कभी न कभी शहरियार अपनी खाने के लिए वापस आएगा, जिसे वो ठुकरा कर गया था, जिसकी झोली में एक रात में सारी जिंदगी की अजियत डाल कर गया था। इसकी आवाज दोहराई तो वो सब चौंक कर उसे देखने लगे। अपने बाजू से हसीन पलट रही थी। शहरियार की सांस गोया रुक गई। उसने वो एहतियात आंखें बंद की। खाने ने टी शर्ट की आस्तीन फोल्ड करके ऊपर खींची, तब सबको कोहनी से नीचे उसकी गोरी रंगत पर बादाबाद धब्बे नजर आए जो अब मध्यम पड़ चुके थे। हफीजा पंडी बेख्तियार उठ खड़े हुए। ये क्या है हानिया? हानिया ने जख्मी से मुस्कुराहट से उन्हें देखा। सिगरेट से दागा था आपके बेटे ने मुझे बताया अभी, सिर्फ बाजू पर नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ है इस सफर में। राबिया साकित बैठी रही। अनाया, मुमिना, आलिया, सकीना और समन भी यकीनी से शहरियार को देखने लगी। हानिया हमेशा पूरी आसिफ के कपड़े पहना करती थी, कभी उन्हें ये जख्म नजर नहीं आए थे, न हानिया ने कभी उन्हें बताया। शहरियार के जाने के बाद से कुछ हफ्ते वो उसे अक्सर रोते कर लाते देखती थी, लेकिन वो इतनी अजीब में होगी उन्हें अंदाजा ही नहीं था। मैं शर्मिंदा हूँ हानिया, मुझे माफ कर दो। शहरियार की निगाहें जमीन पर गड़ी थी। उसे इस रात की हर तस्वीर याद। सिगरेटों के बाद उसने बेल्ट उठाई थी और वो खामोशी से उसकी मार खाती थी। उफ तक न थी। वो फिर भी उसके साथ बने रिश्ते को निभा सकती थी अगर वो उसे छोड़कर न चाहता। जिस जाहिर अनपढ़ नापसंदीदा हानिया से तुम्हें इतनी नफरत थी कि उसका वजूद का छेद देना चाहते थे, आज उसी हानिया को वापस अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो। शहरियार अफंदी हैरत है। उसकी तरफ आपास का शहरियार चुप हो गया। अब तक वो एक ही जबान करता रहा, मुझे माफ कर दो। लगता है 2 साल बाद मुझे वापस लेने आता है तो मुझे सरप्राइज करने आए थे, लेकिन एक सरप्राइज मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और अपने कमरे में बैठे हन्नान को बाजू से खींचती नीचे आई। वो चुपचाप चला आया। मेरे पास भी सरप्राइज है मिस्टर शहरियार, मेरा इंतकाम तुम नहीं, हन्नान दाऊद दुरानी। उसने सबके सिरों पर बम फोड़ दिया। शहरियार फटी फटी नजरों से उसे देखता रहा। हन्नान के चेहरे पर पहले बेयकीनी नजर आई, फिर सुकून उतरा। हन्नान
हनुमान ने मेरे उस रूप से भी मोहब्बत की जिससे तुम्हें नफ़रत थी, तो उसने मुझे तब सहारा दिया जब तुमने मुझे तोड़कर गिरे हुए अधूरा कर दिया। और बदले में मुझसे कभी कुछ नहीं माँगा, कुछ नहीं चाहा, बस मोहब्बत किए गया और मुझे खुश देखने की आरज़ू करता रहा। तो तुमने क्यों सोचा कि मैं हराम पर तुम जैसे दरिंदे को तरजीह दूँगी? मुझे तुमसे तलाक चाहिए और मेरा ये फैसला कभी नहीं बदलेगा। वो बाहर आ गई, दुआ से टूटकर उसे गालों पर फैल गए। अपने पीछे हन्नान को महसूस करके वो उसकी तरफ मुड़ी। वो इन्हीं मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहा था। उसका हन्नान कभी नहीं बदला। बस वो उसकी मोहब्बत को पहचानने में देर कर गई। उसने धीरे से उसे सीने पर सर रख दिया। लाउंज में बैठा शख्स शिखा का खोलता सा शेर यार उठा तो बाकी सब भी उठ खड़े हुए। उसे कल तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। उसे कहना मुझे माफ कर दो। वो कदम घसीटता बाहर निकला। मुड़ कर एक हसरत भरी नजर हनुमान के साथ खड़ी खानिया पर डाली और बाहर निकल गया। उसने लौट कर आने में बहुत देर कर दी थी।